नाज़रीन, अगले चंद घंटे, अगले 24 घंटे जब इस जंग में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव साबित हो सकते हैं और ऐसा लग रहा है नाज़रीन कि हम एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी जंग है जो रोज़ जारी है, हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक मेजर एस्केलेशन जिसमें ट्रंप पावर स्टेशंस पर हमला करने जा रहा है या एनर्जी साइट्स के ऊपर हमला करने जा रहा है, हम उस एस्केलेशन की तरफ जब बढ़ रहे हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और ईरान की क्या तैयारी है, सुप्रीम लीडर की जानिब से ऑर्डर दिया गया है, इलाकाई रेजिस्टेंस इस वक्त तैयार हो रही है, यमन तैयार हो रहा है, हिजबुल्लाह तैयार हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रख दूं मौजूदा सिनेरियो के अंदर कि देखिए इस वक्त भी सीज फायर की जो एफर्ट्स हैं वो हो रही हैं। इस वक्त अगर अमेरिका ने, उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि ज़रा देखें शिकस्त हो चुकी है, इस बात को मानना होगा, शिकस्त तो हो चुकी है अमेरिका, वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। लेकिन सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में भी शिकस्त हुई, अमेरिका को वियतनाम में भी शिकस्त हुई, ठीक है। तो शिकस्त इन बड़ी पावर्स को बहुत सारी जगहों पर हुई है। ये शिकस्त ज़ाहिर है उन तमाम डिफीट्स से बड़ी है, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन मौजूद है कि अमेरिका इसमें से कोई दरमियानी रास्ता निकाल के जब निकल जाए। अभी भी कुछ ऐसी कंडीशंस ऑन द टेबल एग्जिस्ट करती हैं कि अमेरिका उस ऑफर को ले और यहां से जब निकल जाए, बजाय इसके कि वो जो अपनी एरोगेंस में ईरान का मुकम्मल सरेंडर चाहता है। एक देखें, ऑलरेडी उसने एक गलत फैसला किया है, मिसकैलकुलेशन किया ईरान पर हमला करके, अब उसको डिफीट हो चुकी है। तो वो यहां पर सेंसिबल रास्ता यही है कि वो उस गलती को दोहराए ना, बल्कि उस गलती को जरा रिवर्स करे और यहां से जब विड्रॉ कर जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, जिसके चांसेस हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक एरोगेंस है, एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, मजहबी जनूनियत है, नेतन्याहू है, सारा कुछ है, तो फिर क्या होगा? ये पावर स्टेशन पर हमला करने जा रहे हैं, एस्केलेशन करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर नाज़रीन ये होगा कि कुछ हफ्तों के बाद इसी ट्रंप इंतजामिया को इससे भी वर्स सूरत हाल का सामना होगा और इससे भी बैड डील जो वो इस इंतजामिया को लेनी पड़ेगी, सुपर पावर को लेनी पड़ेगी। इससे भी ज्यादा कंडीशंस के ऊपर उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यह होगा चंद हफ्तों के बाद, और उस दरमियान बहुत तबाही खुदा न खास्ता जब आएगी, सूरत हाल बहुत बहुत तबाही की तरफ जाएगी और बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जो पहले से भी ज्यादा तबाही के होंगे। वर्ल्ड इकॉनमी बहुत फेस करेगी, ठीक है ना। ये सारे शॉक वेव्स लगेंगे और उसके बाद फिर ट्रंप इंतजामिया मजबूर होकर इससे भी बुरी डील लेने पर मजबूर होगी। और अगर यह नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर हम एक आलमी जंग में हो सकता है जा चुके हों, या फिर यह हो सकता है कि जमीनी फौज अमेरिका की उतर चुकी हो और वॉर ऑफ अट्रिशन में अमेरिका जा चुका हो, जो उनके लिए सबसे, अगर अमेरिकी एम्पायर को, जो कि डिक्लाइनिंग एम्पायर है, अगर उसको इस वक्त किसी आखिरी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि वो एक जमीनी जंग छेड़ दें। वो वियतनाम में, अफगानिस्तान में नहीं जी सके तो ईरान में क्या जीतेंगे? तो ज़मीनी फ़ौज उतारना, यानी कि वो तो आप समझ लें कि बस फिर क्या होगा। ये अमेरिका के लिए इससे बड़ी कोई गलती ज़ाहिर हो नहीं सकती। तो या फिर हम एक आलमी जंग जैसी सूरत हाल में होंगे, या अमेरिका एक वॉर ऑफ अट्रिशन में जा चुका होगा, या फिर उसको इसी टेबल पर दोबारा आना पड़ेगा और इससे भी ज़्यादा बुरी डील जब लेना पड़ेगी। ये है सिनेरियो, ये है डायरेक्शन जिसकी तरफ मामलात नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें पहले से भी ज्यादा पागलपन नजर आया है। एक मुकम्मल इजरायली रंग है जो चढ़ गया है इस इंतजामिया के ऊपर, एक मुकम्मल इजरायली रंग है, वही जुबान है, वही मेंटेलिटी है। और जो आज ट्रंप ने बातें की हैं, जो उसने कल बात की थी और गालियां दी, फुहश जुबान इस्तेमाल की, उससे भी वो आगे निकल गया। आज उससे भी ज्यादा पागलपन जब नजर आया है और एक मुकम्मल ज़ायनिस्टों वाली जो जहनियत है वो मुकम्मल नजर आई है। साथ जो इसका सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जिसने अमेरिकन क्रूसेड किताब लिखी है और जिसके यहाँ पर टैटूज वगैरह हैं, आप जानते हैं उसकी मेंटेलिटी के हवाले से भी, जिसने इस जंग को बाकायदा मजहबी जंग करार दिया है, उसने कहा कि आज जो है वो अगले कुछ घंटों में ईरान पर इस जंग के सबसे बड़े हमले होंगे। इस तरह की बात ये पहले भी कर चुका है, लेकिन इस क्रिटिकल सूरत हाल में ये फिर कह रहा है कि आज अगले घंटों में ईरान पर जंग के सबसे बड़े हमले होंगे। अच्छा, उधर इजराइल जो है वो ईरान की फैक्ट्रीज पर अटैक कर रहा है, पेट्रोकेमिकल जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है उस पर अटैक किया गया है, यूनिवर्सिटीज पर अटैक किया गया है, फिर ईरान की जो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, शिपिंग साइट है, उसके पर अटैक किया गया है।
यानी इजराइल का बुनियादी मकसद जो हर एक ओआईसी मुल्क के हवाले से है, वही ईरान के हवाले से है कि किसी भी ओआईसी मुल्क को सही सलामत नहीं बचने देना है, उनको पैरालाइज कर देना है, उनको एज अ नेशन तबाह कर देना है। इसलिए आप देखिए कि ये जंग थोड़ी है हिस्टोरिकल साइट्स को तबाह करना, पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज को तबाह करना, यूनिवर्सिटीज को तबाह करना, मेडिकल सेंटर्स को, रिसर्च सेंटर्स को तबाह करना, ये जंग थोड़ी है। ये तो आप उस कौम को मिटाने की जब कोशिश करना है, ये उनका फॉर्मूला है जंग के हवाले से। तो यानी ये वॉर क्राइम्स को इतना नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि वो फिर बहुत तबाहकुन साबित हो जाएगा। अभी तो ईरान ने बड़ा देखें, ईरान ने किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाया, ईरान ने किसी ऐसी साइट को इंटेंशनली जब निशाना नहीं बनाया। लेकिन अगर ये मजीद एस्केलेशन करते हैं और अपने ये जो क्राइम्स हैं इनको जारी रखते हैं और उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? यानी ये चीजें तो कंडेम की जाती थी, इनसे रोका जाता था, जिसको अब अलल ऐलान किया जा रहा है। अगर हो भी जाती थी तो उनसे हाथ छुपाए जाते थे कि ये हमने नहीं किया। यहां तो एक नॉर्मलाइज कर दिया। अच्छा, बच्चे मारे गए स्कूल में तो क्या हुआ? अच्छा, भूख से मार दिया, प्यास से मार तो क्या हुआ? यानी ये जो नॉर्मलाइज करना है ये फिर बहुत महंगा पड़ेगा। और कुछ एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं अब कि ये जो कुछ रीजनल कंट्रीज जो कि नेतन्याहू की बी टीम बन चुके हैं और पिट्ठू बन चुके हैं और बिल्कुल सूरत हाल की संगीनी का एहसास नहीं कर रहे, ईरान में जो लोग मारे जा रहे हैं उसका बिल्कुल ये एहसास नहीं कर रहे, तो फिर जिस तरह अब ये सूरत हाल जारी है, ये जो कुछ एक दो ममालिक हैं ये फारिग होने वाले, यानी फारिग होने वाले, बस आप समझ लें कि ये फारिग हो जाएंगे। इस तरह से फिर रिस्पॉन्स देंगे। आपने नॉर्मलाइज कर दिया ना, जब हर एक चीज नॉर्मलाइज कर दी तो फिर ईरान यही कन्वे कर रहा है कि फिर बाद में कोई शोर शराबा ना करे, बाद में फिर हमसे कोई गिला ना करे, बाद में हमें यह ना कहा जाए कि तुमने यहां क्यों अटैक किया और वहां क्यों अटैक किया। कुछ जो बी टीम बने हुए हैं वो ओवरऑल उनकी हालत यह है कि वो वैसे ही हवा में तहलील हो जाएंगे। यानी ये इतनी सेंसिटिव सूरत हाल है कि लीडरशिप्स फारिग हो सकती हैं, पूरे के पूरे रियासतें वो इस वक्त दाव पर लग गई हैं, पूरी की पूरी रियासतों का मुस्तकबिल जब दाव पर लग गया है। ये यहां पर जब वो तलखी जा चुकी है, क्योंकि देखे ना वो ईरानियन नेशन को तबाह कर रहे हैं और मजीद धमकियां दे रहे हैं और पावर स्टेशंस को, और कोई पूछने वाला नहीं है, और ये उल्टा अपनी टेरिटरी उनको दे रहे हैं। तो ये यानी कि खौफनाक सूरत हाल। रशियन मीडिया ने यह कहा है कि मिस्र ये तैयारी कर रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है। मिस्र में इसकी बाकायदा तैयारी, न्यूक्लियर डिजास्टर की बाकायदा तैयारी मिस्र में शुरू हो गई है। इजिप्ट प्रिपेयर्स न्यूक्लियरली इन एंटिसिपेशन ऑफ पोटेंशियल सिनेरियो। अब मिस्र को जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो रशिया ही की जानिब से दिया गया, और मिस्र और चाइना इस वक्त बड़ा करीबी राब्ते में है, और मिस्र को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी गई है वो रशिया ही की जानिब से दी गई है। तो रशिया ये कह रहा है, रशियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मिस्र में ये खुफिया अंदाज के अंदर यानी कि खामोशी से ये तैयारी बाकायदा शुरू हो गई है कि यहां पर एक न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है, रेडिएशंस फैल सकती हैं। तो उसके असरात मिस्र पर क्या आएंगे, इसके लिए मिस्र में तैयारियां शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है अगर अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है नाज़रीन कि एक तो ओवरऑल सेंसिटिविटी कि वो ये एज्यूम कर रहे हैं या इस खतरे को महसूस कर रहे हैं कि यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशंस फैल सकती हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो। लेकिन मिस्र तैयारी कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता ईरान में कुछ ऐसा वाकया होता है तो उसके असरात मिस्र तक तो नहीं आएंगे, फिर मिस्र क्यों तैयारी कर रहा है? एक तो ज़ाहिर है आपके रीजन में हो रहा है तो आप तैयारी करेंगे, लेकिन क्योंकि मिस्र यह भी कैलकुलेट कर रहा है कि अगर ईरान में हुआ तो फिर इजराइल में भी हो सकता है, क्योंकि ईरान कह चुका है कि वो डिमोना को जब हिट करेगा तो फिर यहां पर भी रेडिएशन जब फैल सकती है, उसके ज़ाहिर असरात डायरेक्टली जब मिस्र पर होंगे। ये रशियन मीडिया ये खबर दे रहा है कि उन्होंने खामोशी के साथ जब वो तैयारी शुरू कर दी है कि ये खतरा भी लाक हो सकता है। तो यानी मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूं इस सारे सिनेरियो में कि सूरत हाल क्रिटिकल कितनी है, खतरनाक और हसास कितनी है। और हैरानगी और अफसोस इस बात का है कि आप देख रहे हैं कि अक्टूबर 7 के बाद ये वो खतरात हैं जिनका हम भी जिक्र करते रहे हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये जो इतने बड़े बड़े माइंड्स हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है दुनिया की, ये बिल्कुल इसको कैलकुलेट नहीं कर सके कि
दुनिया किस तरफ जा रही है? आप एक लाइव जेनोसाइड को अलाउ कर रहे हैं और आप बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और फिर ईरान पर हमला हो गया, लेबनान पर हमला हो गया, यमन पर हमला हो गया, आपने कंडेम तक नहीं किया और ना कर रहे हैं। अगेन यानी कि आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो गजा में दोहराई गई, कि आप एक बार फिर इस सूरत हाल की हसासियत को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। एक मजहबी जुनूनी, एक ज़ायनिस्ट और एक इंतहाई खौफनाक सोच, जिनके पास इतनी ताकत भी है, उनको अकाउंटेबल ना ठहराने का नतीजा क्या निकलेगा। इसको जो इतनी बड़ी लीडरशिप मुल्कों की और दुनिया कैलकुलेट नहीं कर पा रही, ये सबसे अफसोसनाक बात है। गजा में ये नहीं अंदाजा लगा सके कि इतने बड़े वायलेंस को अलाउ कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। अब ईरान पर इतना कुछ हो रहा है और ये कंडेम नहीं कर रहा है, इनको लगता है कि कंडेम ना करने से जंग रुकेगी। ये ज्यादा खतरनाक चीज है। अब मैं आपके सामने ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स है वो शेयर करता हूं। ईरान कितना तैयार है, सुप्रीम लीडर का ऑर्डर जारी हुआ है। उधर लेबनान कितना तैयार है, अंसारुल्लाह कितने तैयार हैं। लेबनान से खबर यह है कि वो कम से कम 6 महीनों तक 200 रॉकेट्स डेली इसराइल पर फायर कर सकते हैं, ये उनकी सलाहियत है। 6 महीनों तक अगर वो चाहें तो 200 रॉकेट्स रोज इसराइल के ऊपर फायर करें। और इस वक्त वो डेली 150-200 रॉकेट्स फायर कर रहे हैं और दरमियान में ऐसा भी हुआ कि उन्होंने 600 रॉकेट्स फायर किए, ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। 600 रॉकेट्स उन्होंने इसराइल पर दागे। और यमन तैयारी कर रहा है कि वो रेड सी को बंद करेगा। अभी चूंकि वहां से सऊदी अरेबिया का ऑयल भी गुजर रहा है तो अभी यमन नहीं बंद कर रहा, ईरान अभी उसको बंद नहीं कर रहा, लेकिन ईरान उसको बंद करने जा रहा है, क्योंकि अगले घंटों में ट्रंप जब वो कुछ भी करने जा रहा है। और जो आज उसने बातें की हैं और जो लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की है और जो उसकी मेंटेलिटी नजर आई है, वो पहले से भी ज्यादा बड़ा एक पागलपन नजर आया है, जुनूनियत नजर आई है। और दुनिया बिल्कुल वाकईतन हिल गई है। ट्रंप की इन बातों से दुनिया हिल गई है कि एक ऐसा शख्स जो है वो दुनिया को किस तरफ लेकर जाएगा जिसकी ये जहनी मेंटालिटी है। उसने ईरानियंस को एनिमल जो करार दिया है, बाकायदा इजरायली जुबान। आपको याद होगा, ज़ाहिर है वो सारी रिपोर्ट्स भी हमने आपके सामने रखी जिसमें इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों को एनिमल्स करार दिया। देखें, ये एक पूरी सोच है कि हमने हमेशा आपको बताया कि असल ये मामला है कि ये इजराइल और अमेरिका दूसरों को इंसान नहीं समझते, खासकर मिडिल ईस्ट के लोगों को ये इंसान नहीं समझते। और ये जो फतूर है ना कुछ यहाँ मिडिल ईस्ट की रियासतों के लीडरशिप के अंदर कि हम नेतन्याहू के पार्टनर हैं, हम इजराइल के पार्टनर हैं, वो इनको अपने बराबर का भी नहीं समझते। वो इनको अपनी कठपुतली समझते हैं, अपने मफादात के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यूएई के अंदर इजरायली ज़मीन खरीद रहे हैं ना, अभी कुछ सालों के बाद आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, ये यूएई वाले भी फारिग हो जाएंगे और बाकी सब भी फारिग हो जाएंगे, ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज बन जाएंगी। और देखा जाए तो ये बन तो चुकी हैं सारी पॉलिसीज, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बाकायदा ऑक्युपाइड टेरिटरीज बन जाएंगी, वो सारे इनके मामलात डायरेक्टली वो चला रहे होंगे। तो ये खतरनाक बात है कि वो बाकियों को इंसान नहीं समझते। अगर इंसान समझते होते तो उनकी जिंदगियों की ये कदर करते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जब मारे जाएं। तो पहले एक मुल्क को डेमोनाइज करना कि ये बहुत बुरे हैं, फिर डीह्यूमनाइज करना, ये 2 स्टेप फॉर्मूला है। पहले ईरानियंस को डेमोनाइज किया गया, ये डेमन है, ये बुरे हैं, ईवल हैं। अब डीह्यूमनाइज किया जा रहा है। सो ट्रंप, अगर ईरान ने एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया तो इसके तमाम पावर स्टेशन और ब्रिजेज उड़ा दिए जाएंगे, ठीक है। और वी विल नॉट एक्सटेंड द डेडलाइन अगेन, हम डेडलाइंस को जब एक्सटेंड नहीं करेंगे, यानी जो उसने बात की है कि मैं हमला बस करने जा रहा। और फिर बाकायदा उससे सवालात हुए कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये तो वॉर क्राइम है, खुला खुला वॉर क्राइम है। और आपको याद है इसने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मेरी मोरालिटी ही मुझे बताएगी कि सही क्या और गलत है, मैं बताऊंगा, मैं ही हूं, ठीक है। और आपको बताया कि ज़ायनिस्ट लॉबी इसको बाकायदा गॉड लाइक कैरेक्टर के तौर पर जब वो पेश करती है और इसको बताती है कि तुम एक ऐसा ही कैरेक्टर हो, और ये उस पर ऐसा लगता है कि बिलीव भी करता है। तो इसने ये कहा कि नहीं, ये तो कोई वॉर क्राइम है ही नहीं, मैं इसको वॉर क्राइम नहीं समझता। और
चूंकि वहां पर मुसलसल ये सवालात हो रहे थे, एक रिपोर्टर ने पूछा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, उन्होंने कहा जी कैसे ये वॉर क्राइम नहीं है? कहता है बिकॉज दे आर एनिमल्स। बाकायदा यानी कि ज़ानिस्ट का रंग। और ये बहुत अफसोसनाक बात भी है, डेंजरस भी है कि देखें यहां पर दाइश क्या सोचती है। दाइश के पास वो वेपन्स नहीं है, दाइश के पास न्यूक्लियर नहीं है, दाइश के पास दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स नहीं है, इस तरह की कोई और छोटी तंजीम, इससे भी बहुत छोटी तंजीम, वो क्या सोचती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उनके पास वो वेपन्स नहीं है। अगर जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर वेपन है, अगर वो भी ऐसे सोचना शुरू कर दें दूसरे इंसानों के बारे में, फिर क्या होगा? इसलिए आप इतना इंतशार और तबाही और नुकसान देख रहे हैं। दुनिया की ओवरऑल जो कॉमन सेंस है लगता है जवाब दे गई है, दुनिया की ओवरऑल जो विजडम है ऐसा लगता है कि जवाब दे गई है कि वो एक इतनी लाहासिल जंग को कंडेम करने से कासिर है। अब दुनिया का दिवालियापन तो देखें, दुनिया की लीडरशिप का दिवालियापन तो देखें कि इतनी सीधी जालमाना जंग को वो कंडेम करने से इनकार है। एंड छोड़ दें जालमाना जंग को कंडेम करना, इस जंग को रोकना कैसे है, उनको यह अप्रोच समझ में नहीं आ रही है। इसराइल को हलाशेरी देकर यह जंग नहीं रोकी जा सकती, इसराइल का हाथ पकड़कर यह जंग रोकी जा सकती। गजा से लेकर अभी तक यही फॉर्मूला जो कि नहीं उनको समझ में आ रहा। तो ये आज यानी पहले से भी ज्यादा पागलपन जब नजर आया है। अब ये सारा मीडिया कोट कर रहा है, ट्रम्प कॉल्स इरानियन एनिमल्स यूएसए टुडे बिकॉज दे आर एनिमल। डोनाल्ड ट्रंप ऑन व्हाई स्ट्राइकिंग ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर वुड नॉट बी अ वॉर क्राइम, क्योंकि वो एनिमल है इसलिए उन पर अटैक करना कोई जंगी जुर्म नहीं है। तो देखें बात सिर्फ जो मैंने आपको शुरू में यही सारा कंप्रीहेंसिव बता दिया है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इस तरह के मजालिम को, जंगी जराइम को भी ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अलल ऐलान वो करने जा रहे हैं। तो फिर ईरान का जो जवाब होगा वो अनकंट्रोलेबल होगा। फिर ईरान ये इन्फॉर्म कर रहा है, अभी कतर के साथ बात हुई है, इससे पहले फ्रांस के साथ बात हुई है, ईरान का फिर ये सबको मैसेज है कि बाद में फिर कोई शोर शराबा ना करे, बाद में फिर ये ना कहे कि अच्छा ईरान ने यहां पर क्यों हमला किया, ईरान ने वहां पर हमला क्यों किया, चीखो पुकार फिर बाद में ना हो, ठीक है ना। फिर ईरान को ना कहा जाए, ये ईरान का मैसेज है। अगर आप इतनी बड़ी ज्यादती को पर खामोश है, ना सिर्फ खामोश है बल्कि उनकी साइड पर खड़े हैं, फिर बाद में हमें ना बोला जाए। अच्छा वैसे ये अगर हम ये बात करें कि पावर स्टेशंस पर और ब्रिजेस पर हमले के बाद अमेरिका क्या अचीव कर लेगा, देखिए बात यह है कि एक मिलिट्री में चीजें डिस्कस होती हैं कि अगर इस लेवल पर जाना पड़े, इस दर्जे का जंगी जुर्म करना पड़ गया, मतलब करना है कि ये यहां तक भी हम कर गुजरेंगे, तो फिर इस बात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए कि इसके साथ जो स्ट्रेटेजिक गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो फिर लाजमी होना चाहिए। यानी जाना भी इस हद तक है, ऐसी हद तक जाने से कभी कुछ अचीव होता नहीं है, नुकसान ही उठाया है जो भी इस हद तक गया है। लेकिन अगर इस हद तक कोई जा रहा है तो फिर यकीनी बनाना चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक गोल जरूर अचीव हो, कि भाई इतना धब्बा भी अपने मत्थे लेना है और स्ट्रेटेजिक गोल भी अचीव ना हो तो फिर फायदा क्या ब्रिजेस को उड़ाने का या इस तरह की चीजें करने का। तो ये करने के बाद पावर स्टेशन ये वो सारा, क्या स्ट्रेटेजिक गोल अचीव हो जाएगा अमेरिका को? ये सोचने वाली बात है ना। फिर ट्रम्प ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं ईरानियंस का ऑयल ले लूं ताकि इससे मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं। लोग मारे जा रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं ऑयल लेना चाहता हूं ईरान का और ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। अच्छा फिर उससे एक रिपोर्टर ने पूछा कि तुम ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि तुम्हें ईरानियंस की परवाह है जबकि तुम ही ईरानियंस के सरों पर बम फोड़ रहे हो। अब जरा इसका जवाब भी सुन लें। कहता है कि ईरानियंस लव द साउंड ऑफ बॉम्ब्स, ईरानियंस को बॉम्ब्स की साउंड पसंद है, वो चाहते हैं कि वहां पर बम गिरे ताकि वो आजाद हो सके। अब बताइए कि यानी दुनिया परेशान और खौफजदा इसलिए है कि इन बातों की वजह से परेशान और खौफजदा दुनिया इस वजह से है कि एक इस जहनी कैफियत का शख्स जो है, ऐसी सोच का शख्स जो है, उसके पास दुनिया की तबाही का बटन मौजूद है। वो दुनिया किस तरफ लेकर जाएगा?
अच्छा, और इसने फिर यह भी कहा है कि मैं एक रात में ईरान को जब वो तबाह कर सकता हूं, और हो सकता है वो रात कल हो, ये जो नेक्स्ट नाइट है, हो सकता है ये वो नाइट हो। तो यूएस का जो वॉर सेक्रेटरी है, टुडे वी विल विटनेस द लार्जेस्ट बॉम्बिंग ऑपरेशन सिंस द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन ईरान। आज सबसे बड़े हमले ईरान पर होंगे। और ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर की ये बात, और उसके बाद क्या हुआ, वॉल स्ट्रीट जर्नल यूएस ऑफिशियल्स को कोट कर रहा है, द आर्मी इज मेकिंग प्रिपरेशन टू लॉन्च पोटेंशियल स्ट्राइक ऑन टारगेट्स इन एनर्जी सेक्टर इन ईरान। ये बहुत खौफनाक बात, यानी अब अमेरिका से भी ये बात सामने आ रही है कि वो एनर्जी सेक्टर पर हमला करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पिछली 3 वीडियोस में बताया कि इजराइल से मुसलसल ये बात सामने आ रही है, वी आर वेटिंग, हम तैयार खड़े हैं, हम ईरान की एनर्जी साइड पर हमला करने जा रहे हैं। उसके अलावा वो बाकी फैक्ट्रीज पर अटैक्स कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर अटैक कर रहे हैं, एनर्जी पर। और एनर्जी का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियर तबाही है। एक तो वहाँ से जो जहरीले मादे फैलेंगे और जो वर्ल्ड इकॉनमी का हशर होगा, और फिर ज़ाहिर है कि ईरान का रिस्पॉन्स भी एनर्जी साइट्स पर आएगा। अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि वो करने जा रहा है। तो ये बात हो गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और कतर के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में रब्ता बड़ा ये खुशाइंद है, रब्ता हुआ है कि यानी कुछ ना कुछ तो सेंस इन 2-3 मुल्कों में प्रवेल कर रही है। गो कि ये खुलकर अभी भी अमेरिका को कंडेम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी कतर ने ये बात समझी है कि कतर ने इससे पहले ये कहा कि ईरान ने यहाँ पर रहना है, हमें ये बात समझनी चाहिए। तो कतर पर हमले काफ़ी कम हुए हैं। तो कतर का आज बात हुई और ये सारा डिस्कस किया गया, और ईरान ने उनको कहा कि आप कंडेम करें। फिर उसके बाद स्पेन का रब्ता जब वो कतर के साथ हुआ है, लेट्स सी कि अब इसमें क्या नतीजा निकलता है। उर्दगान ने कहा है कि इसराइल अपनी नेचर से ये बता रहा है कि वो सिर्फ तबाही ला सकता है। मस्जिद अक्सा को उसने बंद किया हुआ है, डेथ पेनल्टी ऑन पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स पर वो इम्पोज कर रहा है, लेबनान और सीरिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। मीनवाइल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का आपस में रब्ता हुआ इस सारे सिनेरियो में। सो चाइना फॉरेन मिनिस्टर कॉल फॉर इमीडिएट सीज फायर एंड चाइना रशिया कॉल फॉर सीज फायर एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस कंसर्न ग्रो। देखिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वेस्टर्न लीडर्स आपस में बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे? वी कॉल ऑन ईरान टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, वी कॉल ऑन ईरान टू रिस्ट्रेन, यानी तामुल का मुजाहरा ईरान करे। इस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है। चाइना रशिया का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉल फॉर सीज फायर, वो नहीं कह रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलो, वो नहीं कह रहा कि ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करे, क्योंकि ये लग़्व बात है। और ये इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं है कि हमला भी ईरान पर है और तहम्मुल भी ईरान ने मुजाहरा करना है। तो ये आपको बता रहा है कि भाई वो किसके साथ खड़े, ठीक है। चाइना विलिंग टू कोऑपरेट विद रशिया टू डी एस्केलेट। लेट्स सी ईरान के सुप्रीम लीडर का मैसेज आया, द असैसिनेशन विल नॉट अफेक्ट आवर आर्म्ड फोर्सेस। असैसिनेशन हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, हमारी रेजिस्टेंस को रोक नहीं सकती। और फारस न्यूज़ ने बताया कि जो स्टॉक पाइल है ईरान का, मिसाइल स्टॉक पाइल, वो बहुत लार्ज है और तमाम जो अंडरग्राउंड बेसेस हैं और प्रोडक्शन साइट्स हैं वो इंटैक्ट हैं और मिसाइल लॉन्चर्स है वो काम कर रहे हैं। और फिर आज एक रिपोर्ट है कि जो ईरान के क्लस्टर मिसाइल हैं वो कितना बड़ा मसला बने हुए हैं। क्लस्टर मिसाइल ईरान फायर कर रहा है, उसमें डबल मसला हो रहा है। एक तो वो आगे जाकर तबाही ज़्यादा ला रहे हैं, फिर जो वो छोटे छोटे म्यूनिशंस के अंदर जब तकसीम होते हैं तो फिर ज़्यादा एरो जो है वो अपने इंटरसेप्टर फायर करता है, उसको लगता है ज़्यादा मिसाइल्स आ रही हैं, तो वो उधर एरो जो है वो डिप्लीट भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। वो डिप्लीट भी ज़्यादा हो रहा है और आगे फिर वो इंटरसेप्ट भी नहीं हो पाते। लेकिन इधर से तो इंटरसेप्टर फायर हो गया, और अगर उसने जाकर किसी को रोका भी सही तो वो छोटे से बॉम्ब को रोका ना, 70 तो बाकी बॉम्ब छोटे गिर गए, या 20 गिर गए या 50 गिर गए। तो ये काफ़ी उनको मसला आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा जब वो डिप्लीट हो रहे हैं। हिजबुल्लाह फायर्स नॉन स्टॉप साल्वोज एट एनिमी ट्रूप्स एंड मरकावा टैंक्स, और ये सारा उन्होंने तबाह किया। 34 ऑपरेशंस किए हैं। एक उनका बड़ा सर्विलेंस ड्रोन भी गिराया है। 200 ये पर डे फायर कर रहे हैं, 500 से 600 भी अभी इन्होंने फायर किए हैं, वो सलाहियत भी इन्होंने दिखाई है। और 200 रॉकेट ये पर डे अगले 5 से 6 महीनों तक जो फायर कर सकते हैं। और उधर अंसारुल्लाह तैयार है, अंसारुल्लाह जब वो तैयार है किसी भी वक्त रेड सी को बंद कर सकते हैं। मीनवाइल इस वीडियो में कल परसों एनी ऑफ द टाइम ट्रम्प ने यह भी कहा है कि अब्राहम लिंकन के ऊपर 100 मिसाइल जब ईरान ने फायर किए, 100 मिसाइल्स अब्राहम लिंकन के ऊपर जब फायर किए गए। तो ये जनाब अली अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। और दुनिया किस तरफ जा रही है, यानी अब ये स्कूलों पर हमले, अस्पतालों पर हमले, बच्चों का मर जाना, औरतों को मर जाना, ये सब नॉर्मल होगा।
तो दुनिया चलेगी कैसे? अगर ये नॉर्मल है तो फिर दुनिया चलेगी, क्योंकि आज तो तलवारें नहीं है ना, आज तो सबके पास खतरनाक तरीन हथियार है। तो और फिर न्यूक्लियर का फैलाव। तो अगर आप उन रूल्स को तोड़ देंगे जो कि वैसे ही सो कॉल्ड रूल्स थे और अमेरिका ने और इजराइल ने कभी फॉलो भी नहीं किया, लेकिन अब तो इस हद तक अमेरिका खुलकर आ गया ना, ग्लव्स भी उसने उतार दिए हैं, वो जो थोड़ा सा उसने चोला पहना हुआ था वो भी उतार के साइड पर रख दिया। तो आज तो ये दुनिया के लिए बड़ी खौफनाक बात है। इसलिए अब चाइना रशिया आपस में ज़ाहिर डिस्कस कर रहे हैं कि उनको ज़ाहिर आगे आना है, और यूरोपियंस जिन्होंने इतनी मुनाफकत दिखाई, अब वो क्या करेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।